पहली बात, कॉम्पेंसेशन सेस गवर्नमेंट ने 30 जून 2022 को खत्म हो गया था। गवर्नमेंट ने इसको 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी हमारी गवर्नमेंट आप लोगों से 31 मार्च 2026 तक कॉम्पेंसेशन सेस वसूलेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट लायबल टू पे एनी मोर कॉम्पेंसेशन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डेफिशिएंसी इन द जीएसटी। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट अभी भी कॉम्पेंसेशन सेस के नाम पे कलेक्ट कर रही है, लिटरली ये पैसा गवर्नमेंट यूज करेगी फॉर पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉम्पेंसेशन सेस पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट एज ऑन 30th जून 2022। बात क्लियर? दूसरी बात, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई कॉन्ट्रैक्चुअल परक्विजिट देता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, लेकिन वॉलंटरी परक्विजिट देता है और उस परक्विजिट का अमाउंट सालाना 50,000 से ज्यादा है तो उस पर जीएसटी लगेगी। लिक्विडेटेड डैमेज इज नॉट लायबल टू जीएसटी। Compensation paid by supplier to recipient for late delivery is not liable to GST. Bank charges for dishonor of check is not liable to GST. Bank charges for violation of minimum bank balance is not liable to GST. Bond money collected by employer from employee for premature termination of employment contract is not liable to GST. Security money forfeited by the flat owner, office owner, from the tenant for premature termination of lease agreement is liable to GST. GST is liable to be paid on cancellation charges of rail ticket. Forfeiture of advance money for cancellation of booking of banquet hall is subject to GST. Forfeiture of advance money for cancellation of sale agreement of an immovable property is not liable to GST. Damage resulting from damage to property, negligence, piracy, unauthorized use of trade name, copyright, etc. are not liable to GST. Penalty stipulated in the contract for delayed construction of house is not liable to GST. Compensation for cancellation of tour by the customer is liable to GST. Penalty for violation of law is not liable to GST. If a state electricity board or any electricity company आपसे दो तरह के चार्जेस लेती है, फिक्स चार्ज एंड वेरिएबल चार्ज, और इस महीने आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं किया तो लिटरली वेरिएबल चार्ज तो जीरो है, फिर भी एक फिक्स चार्ज लिया जा रहा है, तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगी? आंसर इज यस, फिक्स चार्ज के ऊपर जीएसटी लगेगी। इस साल एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट उठ के आया है, उसका नाम है नो क्लेम बोनस। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी का पिछले साल कोई क्लेम नहीं करते हो, कार इंश्योरेंस एसेट्रा पे पिछले साल आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो इस साल आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको एक डिस्काउंट मिलता है इन द नेम नो क्लेम बोनस। तो क्या ये नो क्लेम बोनस जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को प्रोवाइड करती है, इज इट सप्लाई? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ सप्लाई। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो आंसर इज ये वैल्यूएशन में डिस्काउंट की तरह ट्रीट होगा, और सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में डिस्काउंट बोल के माइनस हो जाएगा फ्रॉम योर ट्रांजेक्शन वैल्यू। यानी लिटरली आप जितना नेट प्रीमियम देते हो ना, उसी पे जीएसटी लगेगा। तो 8,000 की प्रीमियम है, 2,000 का नो क्लेम बोनस है, तो आप 6,000 पे कर रहे हो, तो भैया जी 6,000 पे जीएसटी लगेगा। कंपोजिट स्कीम में फ्लाई एस एग्रीगेट वाले नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ फ्लाई एस ब्रेथ्स, फ्लाई एस एग्रीगेट, फ्लाई एस ब्लॉक्स वाले नहीं आ सकते। इसमें एक जमाना था जब ऐसा प्रोविजन था कि फ्लाई एस एग्रीगेट वाले जिनका एस कंटेंट 90% से ज्यादा है वो नहीं आ सकते, लेकिन अब वो प्रोविजन हटा दिया। तो नटसेल में बात इतनी सी है कि पित्तर के मैन्युफैक्चरर्स
चाहे एस कंटेंट 90% से ज्यादा हो या कम हो, पित्तर के मैन्युफैक्चरर्स कंपोजिट स्टीम ऑफ नहीं कर सकते। पित्तर मतलब P फॉर पान मसाला, I फॉर आइसक्रीम, T फॉर टोबैको, A फॉर एरेटेड वाटर, और R मतलब रूफिंग टाइल्स, अर्दन टाइल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स ऑफ फॉसिल्स, और फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक, ये मैन्युफैक्चरर्स नहीं आ सकते। जीटीए में इस साल एक बड़ा अमेंडमेंट है कि जीटीए में पहले ये प्रोविजन था कि जीटीए आरसीएम ऑप्ट करता है तो रेसिपिएंट 5% जीएसटी देगा, और जीटीए यदि फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो सप्लायर 12% जीएसटी देगा। इस साल जीटीए वालों को एक चॉइस और मिल रही है, तो अब जीटीए वालों के पास 3 चॉइस है। पहली चॉइस, आरसीएम ऑप्ट कर लो तो रेसिपिएंट वाले 5% जीएसटी देंगे, या फिर दूसरी चॉइस, फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑप्ट करो और 12% जीएसटी दो। फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑप्ट करके 12% जीएसटी दोगे तो रेसिपिएंट को तो फ्रेट की आईटीसी मिलेगी, जीटीए को भी अपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिलेगी। अब एक चॉइस और आ गई कि जीटीए चाहे तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म ऑप्ट करे और 5% जीएसटी दे। उस केस में रेसिपिएंट को तो फ्रेट की आईटीसी मिलेगी, लेकिन जीटीए को अपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं मिलेगी। पोस्ट ऑफिस वाले यदि पोस्ट कार्ड की सर्विस, इनलैंड लेटर की सर्विस, बुक पोस्ट की सर्विस, या कोई ऑर्डिनरी पोस्ट जा रहा है जिसका इन्वेलप का वेट लेस देन 10 ग्राम हो, तो इस पे जीएसटी नहीं देता। बात की पोस्ट ऑफिस की सारी सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, और ध्यान रखना पोस्ट ऑफिस हमेशा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में आएगा, रिवर्स मैकेनिज्म में नहीं आएगा। कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस वैसे तो शेड्यूल 3 में आती है, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, लेकिन कोर्ट या ट्रिब्यूनल वाली सर्विस नहीं देके कोई रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कर दे या कोई दूसरी सर्विसेज दे दे तो भैया जी वो सर्विस पे तो जीएसटी लगेगा। और ध्यान रखना कि जैसे गवर्नमेंट पे के केस में कभी कभी आरसीएम लगता है, कभी कभी फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगता है, राइट, वैसे ही जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आरसीएम में लिखा हुआ है ना, वहां पे आप 4 नाम और ऐड कर दो, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कोर्ट, ट्रिब्यूनल। तो जहां जहां गवर्नमेंट पे आरसीएम लगता है वहां कोर्ट ट्रिब्यूनल पे भी आरसीएम लगेगा। जहां जहां गवर्नमेंट में फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगता है वहां कोर्ट ट्रिब्यूनल में भी फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगेगा। एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट यदि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड बंदे को करता है तो आरसीएम लगता है। गवर्नमेंट यदि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड बंदे को देता है तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगता है। यहां पे गवर्नमेंट को ट्रिब्यूनल से रिप्लेस कर दो। Letting out of residential property for residential purpose to a registered person, whether it is subject to GST or not, इस पे डिबेट था, लॉ ने क्लियर किया। लॉ ने लिखा कि यदि रजिस्टर्ड बंदे ने उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल पर्पस में यूज किया है देन इट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, इट इज एक्सेप्टेड। लेकिन रजिस्टर्ड बंदे ने उस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस में यूज किया लेकिन फॉर बिजनेस, यानी अपने एम्प्लॉय को आरएफए दे दिया, तो भैया यूज तो रेसिडेंशियल पर्पस हो रहा है लेकिन वो हो रहा है बिजनेस यूज। ऐसे में यदि उस रेंट को आपने बिजनेस यूज में किया है, यदि उस प्रॉपर्टी को आपने बिजनेस यूज किया है, उस एक्सपेंडिचर को आपने अपने बिजनेस एक्सपेंडिचर में दिखाया है, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, उस पे जीएसटी लगेगा। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि तसन एमएमएम त्रिपुरा, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड बागडोगरा, यहां से यदि आपकी बिजनेस क्लास की फ्लाइट जाती है तो उस पर जीएसटी लगेगा। इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट है तो भैया नो जीएसटी। ये पुराना पॉइंट इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। रेलवे मटेरियल आप चाहे रेलवे से कैरी करो या वेसल से कैरी करो या जीटीए से कैरी करो या एयरक्राफ्ट से कैरी करो, सब में जीएसटी लगेगा। सीबीएसई या ऐसे कोई भी बोर्ड, ये बोर्ड्स लिमिटेड पर्पस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। दे विल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लिमिटेड पर्पस। एंड ये यदि कोई एफिलिएशन सर्विस देते हैं
या कोई एग्जाम कंडक्ट की सर्विस देते हैं तो उसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, यानी इस सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वैसे ही ये सीबीएसई एसेट्रा बोर्ड यदि कोई इनपुट सर्विस हायर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जाम्स तो ये सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे एडमिट कार्ड प्रिंटिंग, पेपर प्रिंटिंग या एग्जामिनेशन हॉल हायर्ड, तो इन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन रिजल्ट डिस्प्ले, तो इन सब सर्विस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। टोल चार्जेस जीएसटी से एग्जम्प्ट है, लेकिन एन्युटी पेमेंट फॉर एक्सेस ऑफ रोड और ब्रिज इज नो मोर एग्जम्प्ट इन जीएसटी। अब उस पे एन्युटी पे जीएसटी लगेगा, सीधी सी बात है, एन्युटी पे जीएसटी लगेगा, टोल चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एयरफोर्स के मेस या नेवी मेस या पार्लियामेंट्री मेस या पुलिस फोर्स के मेस अपने पर्सोनेल को, अपने एम्प्लॉइज को कोई एकोमोडेशन सर्विस देते हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। यदि ये आर्मी मेस, नेवी मेस, पार्लियामेंट्री मेस, पुलिस फोर्स मेस या एयरफोर्स मेस गवर्नमेंट की तरह ये सर्विस दे रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी नॉन बिजनेस यूज के लिए सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट होता है। तो भैया तो ये तो नॉन बिजनेस यूज हुआ ना, क्योंकि ये तो अपने एम्प्लॉय को दिया जा रहा है तो ये एग्जम्प्ट होगा। यानी सिंपल सी बात है, आर्मी फोर्स एक्सेट्रा की मेस की एकोमोडेशन सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक नया रूल आया, रूल नंबर 37A, जो कि इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोला हुआ है कि यदि सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भर दिया और रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो इनवॉइस दिखा दिया तो रेसिपिएंट ने उसका आईटीसी ले लिया, लेकिन सप्लायर ने जीएसटीआर 3B के थ्रू पेमेंट नहीं दिया, तो ऐसे में रेसिपिएंट को अभी इमीडिएट आईटीसी रिवर्ट करने की कोई दरकार नहीं है। सप्लायर के पास 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक की टाइम है। 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक यदि सप्लायर पे कर दे तो रेसिपिएंट ने जो आईटीसी ले ली वो कभी रिवर्ट ही नहीं होगी। लेकिन यदि सप्लायर 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक उस जीएसटी का पेमेंट नहीं करता तो फिर रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्ट करना पड़ेगा। अब रेसिपिएंट को आईटीसी कब तक रिवर्ट करना है, तो उसकी टाइम लिमिट है 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक यदि वो रिवर्ट कर देता है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यदि वो रिवर्ट करता है तो 18% इंटरेस्ट लगेगा ऑन द आईटीसी यूज्ड, और इंटरेस्ट 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स लगेगा। लेकिन सप्लायर यदि 30 सितंबर के बाद 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बाद यदि पेमेंट कर देता है तो रेसिपिएंट वो जो रिवर्टेड आईटीसी था उसको रीस्टोर कर सकता है। इसके ऊपर एक सम्स बनाया हुआ, वो सम देखना चाहिए आपको। प्रोवाइजर टू सेक्शन 16(2) में जो एक नियम था वो एक बार दोबारा से सुन लो कि 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस यदि आप अपना इनवॉइस का अमाउंट पे नहीं करते तो आपका आईटीसी रिवर्ट हो जाएगा विद 18% इंटरेस्ट फ्रॉम द पीरियड व्हेन द आईटीसी इज यूटिलाइज्ड। लेकिन यदि आपने पार्ट पेमेंट पहले किया 180 डेज के अंदर कर दिया और पार्ट पेमेंट 180 डेज के बाद किया तो भैया जी जितना पेमेंट आपने बाद में किया ना उसी प्रोपोर्शन में आपका आईटीसी रिवर्ट होगा। यदि कोई बंदा जीएसटीआर 1 में अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा बताता है और वही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो जीएसटीआर 3B के रिटर्न में कम बताता है तो लॉ बोलता है ऐसे बंदों को हम एक नोटिस देंगे यदि वो अमाउंट या वो डिफरेंस एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा हो या अमाउंट से ज्यादा हो एज नोटिफाइड बाय जीएसटी काउंसिल। तो यदि अमाउंट ज्यादा निकला तो आपके पास एक चिट्ठी जाएगी, एक लेटर जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से इन फॉर्म DRC 1B और आपको 7 डेज की टाइम दी जाएगी, या तो आप उस डिफरेंस को पे करिए या फिर उसके रीजंस को एक्सप्लेन करिए विद इन 7 डेज। यदि आपने पे कर दिया तो बात रफा दफा, विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और यदि आपने जस्टिफाइड रीजंस दे दिए जिससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो बात रफा दफा, और यदि आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया
या आपने रीजंस दिया और डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर आपके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी अंडर सेक्शन 79। वैसे तो सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए 40 लाख की थ्रेशोल्ड सीलिंग है, लेकिन यदि आप पीटीआई और ईंट पत्थर के मैन्युफैक्चरर हैं, पी मतलब पान मसाला, टी मतलब टोबैको, आई मतलब आइसक्रीम, और ईंट पत्थर मतलब आप समझ लें फॉसिल्स, ब्रेड्स, रूफ टाइल्स, ये सब, इन सब के यदि आप मैन्युफैक्चरर्स है तो वो जो एक्सटेंडेड एग्जम्पशन सीलिंग था ना 40 लाख का, वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक बंदा है जो वो ईंट पत्थर की मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसका टर्नओवर 38 लाख है, तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? आंसर इज यस। एनुअल रिटर्न यदि आप लेट भरते थे तो आपको पर पेनल्टी थी कोई जमाने में सीजीएसटी एक्ट में 100 रुपए, एसजीएसटी एक्ट में 100 रुपए और 0.25% ऑफ टर्नओवर अंडर सीजीएसटी एक्ट, 0.25% ऑफ टर्नओवर अंडर एसजीएसटी एक्ट। नेट सेल में 200 रुपया पर डे और 0.50% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। इस साल इस लेट फीस को कम कर दिया गया। अब ये लेट फीस हो गई, यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको ये लेट फीस देनी पड़ेगी 25 + 25 यानी 50 रुपए पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। लिटरली ये 0.02 + 0.02 है अलग अलग एक्ट में, तो दोनों मिलाते 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 20 करोड़ तक है तो ये पेनल्टी हो जाएगी 50 + 50 यानी 100 रुपए पर डे और 0.04% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। और यदि आपका ये टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा होने पे 100 + 100 200 रुपया पर डे और 0.5% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लोअर। यदि कोई बंदा कंपोजिट स्कीम ऑप्ट किया हुआ है और ड्यू डेट के 3 महीने तक उसने रिटर्न नहीं भरा तो डिपार्टमेंट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। वैसे यदि किसी बंदे ने रेगुलर मंथली स्कीम ऑप्ट कर रखी है और यदि उसने अपना रिटर्न 6 महीने तक नहीं भरा तो प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन। वैसे ही यदि कोई बंदा QRMP ऑप्ट कर रखा है और उसने 2 टैक्स पीरियड यानी 2 क्वार्टर तक अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले नॉर्मली ये प्रोसीजर है कि डिपार्टमेंट एक बार रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करता है। इस सस्पेंशन पीरियड में यदि आपने अपना रिटर्न सारे पेंडिंग रिटर्न भर दिए तो आपका रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी रिस्टोर्ड हो जाएगा, मतलब कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन यदि एक बार डिपार्टमेंट ने वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया उसके बाद यदि आपका रिटर्न लगता है तो भैया वो डीम टू बी रिस्टोर नहीं माना जाएगा। सिर्फ सस्पेंशन पीरियड में यदि आपने अपना रिटर्न भर दिया तो दैट इज डीम टू बी रिस्टोर। यदि हटाते सीधी सी बात, अब आपका जो ओटीपी आएगा ना रिटर्न भरते समय पेमेंट करते समय ओटीपी आता है, ये जो ओटीपी आएगा ये पहले किसी भी मोबाइल नंबर या किसी भी मेल आईडी में आ सकता था जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय देते थे। इसको बोलते थे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी। लेकिन अब आप रजिस्टर्ड मेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे नहीं आएगा, अब आपका जो पैन और आधार से लिंक आपका फोन नंबर है जो मेल आईडी है उसी में आपका ओटीपी आएगा। गुजरात में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल अटेम्प्ट लिया है कि रजिस्ट्रेशन के पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया है, लेकिन ये सिर्फ गुजरात में किया है। तो एमसीक्यू बन के आ सकता है बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन डन इन गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, आंसर गुजरात, खत्म। डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन की लिमिट पहले 7 दिन थी, अब उसको बढ़ा के 30 दिन कर दिया है। यदि आपका 17-18 ऑनवर्ड्स कभी भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो यू आर लायबल टू इश्यू ई इनवॉइस। ये प्रोविजन 1 अगस्त 2023 से इंप्लीमेंट हो गया है। ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होता इन लोगों के ऊपर, यानी ये लोग ई इनवॉइस ले लायबल नहीं है। कौन कौन? नंबर 1 बैंक, नंबर 2 इंश्योरेंस, नंबर 3 सेज,
यूसेज यूनिट, नंबर 4 मल्टीप्लेक्स थिएटर, नंबर नेक्स्ट जीटीए, नंबर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। लेकिन एक प्रश्न आ रहा था कि बैंक यदि बैंकिंग सर्विस को छोड़ के कोई और सर्विस दे तो क्या उसमें ई इनवॉइस देना पड़ेगा? तो क्लैरिफिकेशन आ गया कि ये जो एग्जेम्प्ट है ना ई इनवॉइस से, ये कोई भी सर्विस दे, कोई भी सप्लाई करे, इनको ई इनवॉइस नहीं देना पड़ेगा। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में भी इनवॉइस की सारी डिटेल होनी चाहिए। ज्वेलरी वालों को ई वे बिल से एग्जम्पशंस है, लेकिन इमिटेशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वालों को ई वे बिल से छूट नहीं है। तो यदि आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी का कंसाइनमेंट 50,000 से ऊपर का है तो दैट मस्ट बी वाया ई वे बिल, नहीं तो माल सड़क पे जब्ती हो जाएगा। गवर्नमेंट को जब आप पेमेंट करते हो तो यदि आपके पोर्टल से चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर निकलने में कुछ फेल्योर आ गया, लेकिन यदि आरबीआई के ई स्क्रॉल से गवर्नमेंट के पास आपके पेमेंट की रिपोर्ट आ गई तो आपके ई कैश लेजर में क्रेडिट आ जाएगी। ऑल द बेस्ट।